नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धानी और उसकी माँ मंजू मार्केट में शॉपिंग करने आए होते हैं। मंजू दुकान से सामान ले रही होती है कि ज्यादा धूप होने के कारण धानी को पसीने आने लगते हैं। तभी वो धूप से बचने के लिए अपने दुपट्टे से घूंघट करके पास वाले बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ सामान लेकर उसे इधर उधर ढूंढते हुए आवाज लगाती है, धानी, अरे ओ धानी, ये भगवान, ये लड़के भी ना अभी तो यही खड़ी थी, पता नहीं पलक झपकते कहाँ निकल गई। धानी। जिसके बाद मंजू उसे कॉल करके बोलती है, अरे पागल लड़की, तू कहाँ निकल गई मुझे छोड़कर? थोड़ी देर इंतजार नहीं होता तुझसे? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो यही हूँ, शॉप से थोड़ा पीछे। इधर किधर, कौन से कोने में है तू? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे माँ, यहाँ बेंच पर बैठी हूँ तुम्हारे बगल में। अरे क्यों अपनी माँ को पागल बना रही है? उस बेंच पर तो कोई घूंघट वाली औरत बैठी है। ओहो माँ, वो घूंघट वाली कोई और औरत नहीं बल्कि मैं हूँ। अब आओ यहाँ जल्दी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी उसकी माँ सामान लेकर उसके पास जाती है और धानी बोलती है, क्या माँ, 2 कदम की दूरी पर होकर फोन कर रही थी? अरे तो क्या करूँ, तू तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट किए बैठी है। भला मुझे कैसे पहचान में आती? हटाई सी। ओहो माँ, धूप से बचने के लिए मैंने घूंघट किया था। 1 मिनट माँ, आप सच में मुझे नहीं पहचान पाई? अरे घूंघट में ऐसे चेहरा छुपा लेगी तो कैसे पहचानूंगी कमअकल। ये थैले पकड़ और रिक्शा रोक, घर भी जाना है। जिसके बाद दोनों रिक्शा पकड़कर कुछ ही देर में घर पहुंचते हैं। धानी घूंघट किए दोनों हाथों में थैला लेकर घर के अंदर आ ही रही होती है कि तभी वो बाहर जा रहे अपने भाई चंदू से टकरा जाती है और चंदू बोलता है, अरे मार डाला। अरे आंटी, इतना बड़ा लड़का नहीं दिखा क्या तुमको? नहीं दिख रहा तो ये घूंघट उठा कर ही देख लो। आंटी होगी तेरी गर्लफ्रेंड, कुत्ते, देख के नहीं चला जा सकता तेरे से। धानी तू, अरे बहन, किससे कर्जा ले लिया जो चेहरा छिपाए फिर रही है? मैं तेरी जैसी फोकटिया नहीं हूँ, मेरा घूंघट मेरी मर्जी। चल ये थैले लेकर अंदर चल। अरे देख क्या रहा है, पकड़ना। जिसके बाद तीनों अंदर जाते हैं। अगले दिन वो घर में भी घूंघट करके ही रहती है। तभी उसकी माँ चाय लेकर आती है और उसको देती है, तो वो चाय के कप को उठाने की जगह हवा में अपने हाथ घुमाती रहती है और उसकी माँ बोलती है, अरे क्या हवा में हाथ घुमाई जा रही है? चाय का कप पकड़ भी ले। ले तो रही हूँ पर हाथ में नहीं आ रही। अपना ये घूंघट हटाएगी तभी तो देखेगी ना कि चाय का कप कहाँ है। ये क्या तुझे घूंघट का नया शौक चढ़ गया है? अरे माँ, घूंघट करने से मेरी स्किन डर्ट और पोल्यूशन से बची रहती है और आपको तो पता ही है आजकल कितना प्रदूषण है। अरे तो तुझे घर में ये 52 गज का घूंघट करके क्या मंडराने की जरूरत है? यहाँ कौन सी धूल मिट्टी उड़ रही है? स्किन को सेफ रखने के लिए ही तो मैंने घूंघट किया है। आपको भी ना जरा जरा सी बात पर दिक्कत होने लगती है। आप भी ना मजे से चाय भी नहीं पीने देती मुझे। अरे अब चाय पीने के लिए तो इस घूंघट को उठा ले या फिर घूंघट में से ही छान छान कर पिएगी। अरे आप जाओ ना। मंजू वहाँ से चली जाती है और धानी ऐसे ही हमेशा घूंघट में रहना पसंद करने लगती है। समय बीतता है और उसके लिए साजन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़के वालों के सामने भी धानी घूंघट किए ही आती है। तभी साजन की माँ कलावती बोलती है, अरे बहन जी, बड़ी संस्कारी बहू है आपकी, बड़ों के सामने भी घूंघट में रहती है। बहू नहीं बहन जी, अरे मेरे चंदू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। ये तो मेरी बेटी धानी है जिसे आप देखने आए हैं। वो जरा शर्मीली है तो घूंघट करके बैठी है। अच्छा, इसलिए घूंघट किया है। सही है, शर्म तो औरत का गहना होता है। और बेटा, खाना बनाना तो जानती हो ना? जी बिल्कुल, मेरे हाथों में तो बड़ा स्वाद है। क्या बात है बहन जी, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। अरे माँ, ऐसे कैसे पसंद है? एक बार घूंघट हटाकर चेहरा तो देख लो। अरे नलायक, मुझे इंसान की पहचान है और इतनी प्यारी आवाज वाली लड़की खूबसूरत ही होगी। अरे माँ, अंधेरे में तीर मत चलाओ, जिंदगी मुझे बितानी है, आपको नहीं। अरे आजकल की भड़कीली लड़कियों में तुझे ये शर्मीली मिल रही है, और क्या चाहिए? और अपनी माँ की पसंद पर भरोसा रख बेटा। इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो जाता है।
और कुछ ही समय में सारे रीति रिवाजों के साथ धानी और साजन की शादी हो जाती है। और अपनी पहली रात को जब साजन अपने कमरे में जाता है तो देखता है धानी बेड पर घूंघट किए बैठी है। तभी वो उसके पास जाकर उसका घूंघट उठाने लगता है और धानी उसे रोकते हुए बोलती है, अजी घूंघट क्यों उठा रहे हैं आप? तुम्हें देखने के लिए कि आखिर तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है। क्यों जी, आप मेरा चेहरा देखकर तसल्ली करना चाहते हो क्या कि मैं कितनी सुंदर हूँ और कितनी नहीं? ऐसा नहीं है, अब मैंने तुम्हें बिना देखे शादी तो कर ली है, लेकिन हमेशा तुम्हारा चेहरा देखे बिना तो नहीं रह सकता ना। और वैसे भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मुझसे शर्माना कैसा। देखो जी, आप जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं अपना घूंघट नहीं उठाने वाली। सच कहूँ तो तुम्हें बिना देखे मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? जरा गाकर तो सुनाइए। ना ज्यादा ना कम मैंने एक सार ले बैठी, रूप की करे रुखानी घूंघट की फटकार ले बैठी। वाह वाह वाह, आपने तो मेरी रात ही सुरीली कर दी। तुम्हारी रात मैंने सुरीली कर दी, अब मेरी रात काली मत करो और ये घूंघट हटाकर अपने सुंदर चेहरे के दर्शन करवा दो मुझे। क्या अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर धानी सो जाती है और साजन पहली रात भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। समय बीतता है और धानी ऐसे ही हमेशा घूंघट में रहा करती। एक दिन कलावती उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ घूंघट वाली, जरा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। क्या माँ, आपने तो धानी का नाम ही घूंघट वाली रख दिया, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। अरे कोई कुछ भी सोचे, मेरा क्या जाता है। और वो हमेशा घूंघट किए घर में भटकती है, तो मैं क्या करूँ। भूलिए मत, ये घूंघट वाली आप ही की पसंद है। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन अब तो इसका घूंघट देख देख कर मैं भी पक गई हूँ। अरे ओ घूंघट वाली, पीने के लिए पानी मांगा था, कहीं बाल्टी भरने तो नहीं बैठ गई। तभी घूंघट किए हाथ में पानी लिए धानी वहाँ आती है और साजन की तरफ पानी का ग्लास करते हुए बोलती है, ये लीजिए सासू माँ। अरे सासू माँ वहाँ नहीं, यहाँ है। और जब घूंघट में साफ साफ दिखाई नहीं देता तो करती ही क्यों है। सासू माँ, आपको भी इनकी तरह घूंघट से दिक्कत होने लगी क्या? नहीं बहू, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि कम से कम घर में तो बिना घूंघट के रहा कर। वो बोल ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन मधुमती वहाँ आकर बोलती है, प्रणाम कर रहे हैं अम्मा जी। वो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे कि धानी बहन को मोहल्ले में होने वाली घूंघट में सजनी पहचानो प्रतियोगिता के बारे में बताते जाएं। घूंघट में सजनी पहचानो प्रतियोगिता, इसमें क्या होता है मधुमती? ये प्रतियोगिता में ना मोहल्ले के सभी मर्द लोग अपनी लुगाइयों को घूंघट में पहचानने की कोशिश करत है। जो सही पहचान लेते है वो जीत जाते है। तुमका भाग लिए के है तो हमके बता दो, हम नाम लिखवा दी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सही है, अच्छा हम चलत हैं अब। इतना कहकर मधुमती वहाँ से चली जाती है। तभी साजन धानी से बोलता है, अरे तुमने हाँ क्यों कर दी, मुझे नहीं जाना किसी प्रतियोगिता में। क्यों नहीं जाना? अरे तू तो इस प्रतियोगिता में जीत ही जाएगा। तूने तो बहू को घूंघट में देखने की आदत डाल रखी है। अरे वही तो, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए तो मैं घूंघट करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, वादा करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर साजन प्रतियोगिता के लिए राजी हो जाता है। समय बीतता है और प्रतियोगिता का दिन आता है। मोहल्ले के सभी पति एक तरफ और सभी पत्नियां एक तरफ, पर सभी औरतें एक जैसी साड़ी पहनकर घूंघट में होती है। ये देखकर साजन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी प्रतियोगिता शुरू होती है। एक तरफ आदमी जाकर उनकी घूंघट वाली औरतों में से अपनी पत्नी को ढूंढते हुए एक औरत का हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी की पत्नी औरतों के बीच से घूंघट उठाए हुए गुस्से में बोलती है, हाय हाय, उसे क्या पकड़ते हो, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। बताओ, 5 साल हो गए शादी को, पर ये आदमी किसी और को अपनी लुगाई समझ रहा है। तुम तो घर चलो, आज ऐसी कुटाई करूँगी कि मुझे घूंघट में तो क्या बुरके में भी पहचान लोगे। इतना कहकर वो अपने पति के कान पकड़े वहाँ से चली जाती है। उसकी ये हालत देखकर बेचारा साजन खुद से बोलता है, अगर मैं भी ऐसे ही धानी को ना पहचान पाया तो हमेशा के लिए उसका चेहरा देखने के लिए तरस जाऊंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है और सभी औरतों में से धानी को पहचानने की कोशिश करता है और अपने सामने खड़ी औरत की तरफ बढ़ता है।
वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एकदम से उसके बगल में खड़ी औरत का हाथ पकड़ के बोलता है। धानी, इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो औरत घूंघट उठाती है और सच में धानी निकलती है और धानी बोलती है। तो आखिर अपनी घूंघट वाली को पहचान ही लिया मेरे साजन ने। इसी के साथ दोनों घूंघट में सजने प्रतियोगिता जीत जाते हैं। जिगर एक बहुत ही हॉट और स्मार्ट लड़का था। उसकी एक बहुत ही प्यारी सी राशि नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर राशि की विधवा माँ उर्मिला को जिगर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी बेटी को हमेशा ही जिगर से दूर करने में लगी रहती थी, लेकिन राशि भी अपने दिल और प्यार के आगे मजबूर थी। वो चाहकर भी जिगर को नहीं छोड़ सकती थी। ऐसे ही एक दिन राशि अपने कमरे में जिगर से फोन पर बात कर रही होती है और बोलती है, और बताओ, मेरे बाबू ने खाना खाया? मम पिया मेरे बच्चे ने? हाँ यार, खाना तो खा लिया कब का। तुम बताओ, तुमने क्या खाया? नहीं यार, जब तक मम्मी नहीं खाती तब तक मैं भी नहीं खा सकती। अरे यहाँ तो अपनी माँ को मत लाओ। ओ हेलो, तमीज से बोलो, मम्मी है वो मेरी। अरे मेरी डार्लिंग, ये सब छोड़ो और एक पुच्ची दे दो। पुच्ची चाहिए मेरे बाबू को? हाँ। तभी वहाँ राशि की माँ उर्मिला आ जाती है और उन दोनों की ये बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो राशि के हाथ से उसका फोन छीनकर जिगर से कहती है, पुच्ची चाहिए बाबू को। राशि, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बिल्कुल तुम्हारी खुसट माँ की फटी आवाज की तरह लग रही है। फटी आवाज है मेरी? डार्लिंग, तुम्हारी माँ की आवाज, और तुम्हारी तो मीठी चाशनी की तरह है। अच्छा, मैं राशि की माँ ही बोल रही हूँ, समझे निकम्मे? क्या? दोबारा मेरी बेटी को परेशान किया ना फोन करके, तेरे गुर्दे निकाल कर ना बैंगन की तरह छील दूंगी। जिगर डर के मारे फोन काट देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन उर्मिला अपनी दोस्त के साथ किटी पार्टी में चली जाती है और राशि जिगर को फोन करके कहती है, डैड मम्मी है नहीं घर पे? क्या? और फिर? पिछले कमरे में छुप के क्या? कुछ तो करेंगे, घुस के मिल जरा। 5 मिनट में आता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद जिगर राशि के घर पहुंच जाता है और राशि एक बहुत ही हॉट और सेक्सी सी ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही होती है और जब जिगर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वाओ बेबी, कसम से हॉटनेस में तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। सच में जानो, आज कितने दिनों बाद तुम्हें अच्छे से हक किया है, वरना मम्मी तो नहा धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। बेबी, मम्मी को भूल जाओ और मेरे प्यार में खो जाओ। यहाँ बस हम और हमारा प्यार है, सो लेट्स एंजॉय। तभी जिगर उसको उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसको किस करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद अचानक से दरवाजे की बेल बजती है और वो सुनकर राशि बहुत ही डर जाती है और तुरंत जिगर से बोलती है, जिगर, लगता है मम्मी आ गई। अब क्या करें? एक काम करो, तुम जल्दी से ना बेड के नीचे छुप जाओ। यार, तुम्हारी मम्मी तो बहुत मारेगी मुझे। अरे जाओ ना बेड के नीचे जल्दी। तभी जिगर बेड के नीचे छुप जाता है तो वहीं राशि जाकर दरवाजा खोलती है और वो सामने उर्मिला को देखती है। ऐसे में उर्मिला उससे कहती है, क्या बात है राशि, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मम्मी, वो मैं सो रही थी इसीलिए जल्दी से आ नहीं पाई। अच्छा, तो ये शॉर्ट ड्रेस पहन के क्यों घूम रही है तू घर में? 1 मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में कोई कुत्ता घुस आया है? तभी उर्मिला राशि के कमरे में चली जाती है और बेड के नीचे छुपे हुए जिगर के हाथ पर उर्मिला का पैर आ जाता है, जिससे जिगर जोरों से चिल्लाता है, तू यहाँ? तुझे मैंने बोला था ना कि मैं तेरे गुर्दे छील दूंगी अगर तू मेरी बेटी के आसपास नजर भी आया तो क्या करूं आंटी जी? अरे मैं प्यार करता हूँ राशि से, इससे शादी करवा दो मेरी।
शक्ल देखी है आपने, गोबर जैसी। मम्मी मान जाओ ना प्लीज, जिगर कितना अच्छा लड़का है। चुप कर दो। प्लीज मान जाओ ना आंटी। उर्मिला जिगर को वहाँ से मार मार कर भगा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब उर्मिला ने राशि का बाहर आना जाना सब कुछ बंद करवा दिया होता है। यहाँ तक कि वो उसका फोन भी अपने पास ही रख लेती है। जब भी जिगर उसको फोन करता तो उर्मिला ही फोन उठाया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जिगर को फोन करके खुद उर्मिला उससे बोलती है। बेटा जिगर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप बताओ आप कैसे हो? वो क्या है ना बेटा, परसों मेरी बेटी राशि की सगाई है, तो तुम भी जरूर आना। क्या आंटी जी आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसकी हमेशा केयर करूंगा। पहले अपने केयर कर, समझा? मेरी बेटी की सगाई जिससे हो रही है ना, पता भी है कितना अमीर है, कितना हाई लेवल है उसका। लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार और केयर कोई नहीं कर सकता आपकी बेटी की। तेरे पास करने के लिए ना बस बातें ही है बेटा, और कुछ नहीं। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपने होने वाले दामाद प्रेम के साथ बाहर एक सुनार की दुकान पर जाती है, जहां वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और सोने के हार भी लेते हैं। और वहां से आते समय रास्ते में कुछ चोर उनका पीछा करने लगते हैं, साथ ही उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, सामान छीनने की कोशिश करते हैं। प्रेम जब उन चोरों को भगाने की कोशिश करता है तो उनमें से एक चोर उसे चाकू दिखाता है, जिसे देखकर प्रेम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहाँ से दम दबाकर उर्मिला को अकेला छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद वो चोर उर्मिला को एक जोरदार तमाचा लगाकर उसका बैग छीन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिगर आ जाता है और उन दोनों चोरों को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। ऐसे में उर्मिला को वो अपने साथ घर तक सेफली छोड़ कर आता है और उससे कहता है, मेरे लिए राशि ही नहीं बल्कि आप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मेरी माँ समान है। आप भले ही राशि की शादी किसी से भी कर दे, पर मैं हमेशा राशि से ही प्यार करता रहूंगा और आपको अपनी माँ समझूंगा। आप ख्याल रखो अपना। इतना कहकर जिगर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही सगाई का दिन आ जाता है। सभी रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर जिगर भी मौजूद होता है। प्रेम जैसे ही राशि को अंगूठी पहनाने जा रहा होता है, तभी उर्मिला प्रेम से बोलती है, प्रेम, एक टेस्ट होगा तुम्हारा सगाई से पहले। कैसा टेस्ट? अभी मैं तुम्हारे सामने बहुत सारी कांच की बोतलें तोड़ूंगी और तुम्हें उस पर चल के दिखाना है, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम मेरी बेटी का सदा ही ख्याल रखोगे। कोई मजाक है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसा करोगे तभी होगी सगाई। फिर मुझे नहीं करनी सगाई। तो फिर आप जा सकते हैं, मेरी बेटी के काबिल नहीं है आप। आपकी 2 कौड़ी की बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। कोई पागल ही होगा जो ऐसे करेगा। अरे कमी नहीं है पैसे की, राशि जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। प्रेम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उर्मिला जिगर के पास जाकर उसे रिंग देते हुए कहती है, आज यहाँ सगाई नहीं शादी होगी, जा ले जा अपनी दुल्हनिया को। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाई, पर अब जान गई हूँ जिसके पास प्यार की ताकत होती है ना, उसे कोई मुसीबत हरा नहीं सकती। इस सब के बाद उर्मिला खुशी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान करती है और उसे जिगर के साथ विदा कर देती है। साथ ही कुछ ही समय के बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी भी करवा देती है और राशि भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है। जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सिया एक बहुत ही सुंदर और चुलबुली लड़की थी, पर वो अपने कद से बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी कम हाइट होने की वजह से उसको सब बोनी कहकर चिढ़ाया करते थे। पर सिया का दिल बहुत ही साफ था, इसीलिए वो कभी भी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती थी और उन्हें बड़े ही प्यार से जवाब देकर चली जाया करती थी। सिया की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो वहीं उसकी माँ निशा
और पिता तेज को उसकी शादी की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि लड़के वाले आकर सिया की कम हाइट का मजाक बनाकर वहाँ से बिना रिश्ता किए चले जाया करते थे। जिस पर एक दिन तेज अपनी बीवी से बोलता है, मैं अपनी बेटी सिया की शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ निशा, चाहे मुझे लड़के वालों को मुंह बोले पैसे क्यों न देने पड़े। जरूरत पड़ी तो अपना ये घर भी बेच दूंगा मैं, पर सिया को उसके ससुराल भेज कर ही मैं गंगा नहाऊंगा। जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बेटी की शादी जरूर होगी। अरे हमारी सिया की ही हाइट कम थोड़ी ना है, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं उसके जैसी। मैंने सिया के लिए एक और रिश्ता देखा है, सूरज नाम है उस लड़के का। कल अपनी माँ कमला के साथ हमारी सिया को देखने आ रहा है वो। इतना सब बोलकर तेज सोने के लिए चला जाता है। तेज के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से सिया को सिर्फ अपने पापा से ही डर लगता था, और उनके अलावा वो अपनी कम हाइट होने की वजह से पूरी दुनिया का सामना डटकर कर लिया करती थी, पर अपने पिता के आते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। सिया को देखकर ऐसा लगता था कि मानो जैसे वो गूंगी हो गई है। निशा सिया को एक दिन तैयार करते हुए उसके रिश्ते के बारे में बताती है, जिस पर सिया उससे कहती है, माँ अगर पिताजी के इतना करने के बाद भी लड़की वालों ने मना कर दिया तो माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लड़का बनकर आप दोनों की सारी उम्र सेवा करें, हमारे अलावा आप दोनों का है ही कौन। और रही बात शादी की, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे लिए कोई बना ही ना हो। हट पागल, भला कैसी बातें करती है तू? देखना तेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में होगी, जैसे तेरे पिताजी चाहते हैं। निशा सिया को तैयार कर देती है, तो वहीं लड़के वाले भी उनके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सिया उन सभी के सामने चाय नाश्ता लेकर आती है, और कमला सिया को देखकर उसे पसंद कर लेती है और बोलती है, भाई साहब हमें तो आपकी सिया बहुत पसंद है, बहुत ही गुणी लड़की है, बस जरा इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। पर क्या हुआ, अब हर इंसान की हाइट लंबी चौड़ी हो ये जरूरी थोड़ी ना है, क्यों भाई साहब? जी जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़कपन है, और आपने हमारी सिया को अपना लिया, इसी से पता चलता है कि आप कितने अच्छे परिवार से हैं। जी जी बिल्कुल भाई साहब, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, तो क्यों ना आप थोड़ी काम की बातें कर ली जाए, वही जो दुनिया का दस्तूर है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है। मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत लेन देन। तेज कमला की बात समझ जाता है और दोनों घर के बाहर जाकर लेन देन की बातें करते हैं, जिसमें कमला 10 किलो सोना और अपने बेटे के नाम पर एक घर की डिमांड रखती है और बोलती है, देखिए भाई साहब, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा, और जो गहने और घर आप देंगे वो हमारा थोड़ी ना होगा, वो तो आपकी बेटी का ही होगा और उसके उज्जवल भविष्य में ही काम आएगा, समझ रहे हैं ना आप? तेज कमला की शर्त को मान लेता है और अपनी बेटी का रिश्ता सूरज के साथ पक्का कर देता है। तेज अपनी सारी सेविंग्स, एफडी और लोन लेकर कमला की सारी डिमांड्स को पूरा करता है। कुछ ही दिनों के बाद सिया और सूरज की शादी हो जाती है। गहनों से लदी हुई सिया जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां उसका कोई स्वागत नहीं करता और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने पिता की खातिर कुछ नहीं बोलती और सूरज के पास पहुंच जाती है, जहां सूरज शर्टलेस किसी और लड़की के साथ होता है। ये सब देखकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, आपकी बीवी तो मैं हूँ ना, तो ये लड़की कौन है? ये लड़की ये है मेरी गर्लफ्रेंड आयशा, ये है मेरा सच्चा प्यार, तुम नहीं। तुम अपने ये जेवर देख रही हो और वो घर, बस इन सब के लिए मुझे तुमसे मजबूरन शादी करनी पड़ी, समझी? और अब जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सूरज उसको अपने कमरे से निकाल देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो जाता है। वहीं सिया बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह ये सारी बातें वो अपनी सास को बताती है, जिस पर कमला उससे कहती है, अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है? सब पता है मुझे, और जा
जाकर सबके लिए चाय बना कर ले आ, बहुत थकान हो रही है। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, बल्कि इस घर की बहू हूँ और मुझे अपना हक अच्छे से लेना आता है। मैं आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी और हाँ, अपने पिताजी को भी आप सबके बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। अच्छा, तो तेरे मुंह में जुबान भी है और इतनी जल्दी खुलने लगी? अरे तो खुद तो इत्तो सी है और तेरी जुबान कैंची की तरह लंबी। अभी बताती हूँ मैं तुझे, देख तो सही तेरा बाप तेरी बातों का विश्वास कैसे करता है। इतना बोलकर सूरज और कमला दोनों ही एक साथ मिलकर उसे चेयर से बांध देते हैं और तेज को फोन मिलाकर कमला उससे बोलती है, भाई साहब, हमने तो सोचा था कि आपकी बेटी गाय है गाय, पर हमें क्या पता था कि इस गाय के सींग भी है। क्या हुआ समधन जी, सिया ने कुछ किया? अरे आपकी उस बोनी बेटी ने हमें नौकर बोला है, बोलती है कि मेरे बाप ने तुम्हें मेरे लिए खरीदा है और अब सब कुछ मेरे ही हिसाब से चलेगा। अरे इस बात पर उसके पति सूरज ने थोड़ा सा डांट क्या दिया तो हमें धमकी देती है कि अपने बाप के पास जाकर बताएगी कि हमने कैसे उस पर अत्याचार किए हैं। देख लीजिए आपकी बेटी के लक्षण। तेज से बात करने के बाद कमला उसको घर से धक्के मारकर निकाल देती है, पर बेचारी सिया अपने पिता के घर नहीं जाती, ये सोचकर कि उसके पिता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और वो चलते चलते बहुत थक जाती है। तभी वो एक बस स्टॉप के पास पहुंचती है, जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है कि अचानक वहाँ पर उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके सारे गहने लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सौरभ नाम का एक लड़का आता है, जिसकी हाइट भी सिया की तरह ही कम होती है। वो आकर सिया की मदद करता है और उन गुंडों से सारे गहने लेकर सिया को वापस कर देता है और साथ ही उसे ऐसे उदास और रोता हुआ देखकर सौरभ उसकी परेशानी पूछता है, जिस पर सिया बहुत ही जोर जोर से रोते हुए उसे सब बताती है। सौरभ उसको समझाता है और वापस उसके घर ले जाता है, जहाँ पर सिया अपने साथ हुए सारे अत्याचारों के बारे में अपने पिता को बता देती है। तभी तेज अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बोझ समझा और ऐसे घर में तेरी शादी करा दी। नहीं पिताजी, आप सॉरी मत बोलिए। तेज दोबारा अपनी बेटी को अपना लेता है और उसके ससुराल वालों को धोखे से शादी करने के जुर्म में जेल के अंदर भिजवा देता है। देखते ही देखते सिया और सौरभ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सिया अपने नए ससुराल पहुंचती है, जहां पर उसके घर वाले उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसके बोने होने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिया अपने ससुराल वालों के साथ और अपने पति सौरभ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये बोनी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।